नमस्कार मित्रों। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से जुड़ी हुई पिछली चर्चा में हमने व्याकरण का विचार संदर्भ में किस तरह से होना चाहिए और उसकी सैद्धांतिक या व्यावहारिक स्तर पर क्या उपयोगिता है, इन विषयों के इर्द गिर्द विचार किया था। वह पहली कड़ी थी। आज उसे हम दूसरी कड़ी के रूप में अग्रसर करना चाहते हैं। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि किस तरह से व्याकरणिक कोटियाँ या परिभाषाएं भाषा प्रयोग या वाक्य प्रयोग के संदर्भ में ही आकार लेती हैं या उसी संदर्भ में विचार करना अपेक्षित है। उदाहरण देते हुए मैंने टहलना को दो तरह से आपके सामने रखा था। टहलना अच्छा व्यायाम है और तुम सुबह उठकर टहलना, इन दोनों वाक्यों में टहलना की जो कोटि थी वो अलग अलग थी। पहले वाक्य में टहलना क्रियार्थक संज्ञा और दूसरे वाक्य में टहलना समापिका क्रियापद है। इसी तरह कुछ और उदाहरण लेकर इस विषय को रोचक ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दाल रोटी का भी जिक्र हुआ था। मेरी दाल रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो रहा है और उसने दाल रोटी खाई जैसे वाक्य सामने रखे गए थे और समास की जो अलग अलग कोटियां हैं इस उदाहरण से व्याख्यायित की गई थी। मेरी दाल रोटी का जुगाड़ बहुत मुश्किल से हो रहा है में समाहार द्वंद्व है और वह दाल रोटी खाता है या उसने दाल रोटी खाई में इतरेतर द्वंद्व है। ये बातें हो चुकी थी। आज हम कुछ और उदाहरणों से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गाय चर रही है, इस वाक्य पर विचार करें। यहाँ गाय शब्द एक व्यक्ति के रूप में है या जाति के रूप में। जाहिर सी बात है कि गाय हिंदी व्याकरण के सामान्य विवेचन में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर इस विशेष तरह के प्रश्न से हम उलझें कि गाय कोई एक यहाँ चर रही है तो उसे व्यक्ति क्यों न माना जाए। गाय एक ही चर रही है, वह व्यक्ति रूप में गाय है। फिर यहाँ इस संदर्भ में हम इसे जातिवाचक संज्ञा क्यों कह रहे हैं। संदर्भ की हमने बात की तो कहीं इससे कोई संदेह या भ्रम न पैदा हो, इसलिए साफ कर देना आवश्यक है कि गाय चर रही है में गाय की जो पहचान गायत्व के चलते है वो जाति है और भाषा के पूरे संदर्भ में देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। भाषा के पूरे संदर्भ में गाय जातिवाचक के रूप में ही स्वीकृत है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो सरलता से बिना अर्थ बदले एक वचन से बहुवचन में प्रवेश कर सकती है। गाय चर रही है, बहुत सी गायें चर रही हैं और दोनों वाक्यों में गाय का अर्थ वही है, गायत्व युक्त एक प्राणी। तो ये जातिवाचक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस देश में कई गांधी छुपे हुए हैं तो गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के अर्थ में तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन कई लगा देने से अब भाव लाक्षणिक प्रयोग के चलते इस तरह से आकार ले रहा है कि वो गांधीत्व से जुड़ा हुआ
अर्थ लेता है। गांधीत्व या गांधी के गुण रखने वाले कई लोग इस देश में छुपे हुए हैं। जहाँ ऐसी स्थिति हो तो अर्थ तो थोड़ा सा बदला ही, और कई गांधी ये जो बहुवचन प्रयोग है यहाँ अब वो जातिवाचक में है। तो जातिवाचक संज्ञा ही ऐसी संज्ञा है जो एक साथ एक वचन और बहुवचन में आसानी से आवाजाही कर सकती है। इसी तरह से हम ये कहें कि रमेश एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस गांव में कई रमेश हैं, मेरे गांव में कई रमेश हैं। संस्कृत के अनुसार यदि सोचें तो रमेश का रूप इस तरह से रमेशः रमेशौ रमेशः। तो रमेशः जो बहुवचनात्मक रूप है वह इसी स्थिति के लिए संभवतः बनाया गया, वरना रमेश तो व्यक्ति का नाम होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कई रमेश छुपे हुए हैं। अब रमेश का यहाँ पर जो रूप है वो बहुवचनात्मक है और ये जातिवाचक बन चुका है। संदर्भ में व्याकरणिक कोटि के निर्धारण का एक और उदाहरण, जैसे पानी। पानी सामान्यतः द्रव्यवाचक माना जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इस तरह से प्रयोग करें कि लोहा पिघलकर पानी हो गया, तो यह अब पानी एक भाव है, यह भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। चंद्रमा, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है या चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इस प्रयोग में चंद्रमा व्यक्तिवाचक है। लेकिन बृहस्पति के पास या शनि के पास कई चंद्रमाएं हैं या चंद्रमा हैं, चंद्रमा ही रूप होगा, चंद्रमाएं भी कुछ लोग बोल सकते हैं। तो कई चंद्रमा हैं, ये जातिवाचक है, ये उपग्रह मात्र का वाचक हो गया है। तो अर्थ बदल के वो जातिवाचक बना है। तो जातिवाचक संज्ञा ही है जो बिना अर्थ बदले आसानी से, सहजता से एक वचन से बहुवचन की ओर जा सकती है। ये जो हमारा निष्कर्ष निकल के आया वो अभी तक अकाट्य है। इसी तरह से क्रांति की बात करें, सामान्यतः क्रांति को हम एक जातिवाचक या भाववाचक में गिन सकते हैं, लेकिन अगर किसी खास क्रांति के साथ जोड़ दें तो व्यक्तिवाचक है। 1857 की क्रांति, इस देश में कई क्रांतियां हो रही हैं, ये एक जातिवाचक संज्ञा की स्थिति है। और लंबी शांति के बाद क्रांति हो रही है, ये एक भाववाचक स्थिति है। संदर्भ में व्याकरण विचार करते हुए हमें ये भी विचार करना चाहिए कि अनेकार्थक शब्दों की जो परिभाषा है वो संदर्भ में ही तय होती है। वाक्य प्रयोग के संदर्भ में ये शब्द अनेकार्थक है कि नहीं। अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जल, जल के हम अनेक अर्थ लक्षणा व्यंजना आदि से निकाल लेते हैं, लेकिन ध्यातव्य है कि लक्षणा व्यंजना के साहित्यिक प्रयोग के स्तर पर अनेकार्थता की बात हम नहीं कर सकते व्याकरण में। अगर उसी अभिधात्मक स्तर पर, सामान्य शब्दकोशीय स्तर पर यदि जल के एकाधिक अर्थ निकल रहे हों तभी वो अनेकार्थक है। जिस प्रकार से अनेकार्थक शब्द होते हैं उसी प्रकार से अनेकार्थक वाक्य भी होते हैं। जैसे एक प्रयोग है, यह सीता का चित्र है। अब इसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। इस पहला अर्थ, इस चित्र की स्वामिनी, इस चित्र पर मालिकाना हक सीता का है, ये हुआ, यह सीता का चित्र है। एक दूसरा अर्थ हुआ कि इस चित्र में सीता चित्रित हैं। और इसी तरह से यह पानी का ग्लास है, यह शीशे का ग्लास है।
अब जानते हैं कि पानी का ग्लास में जो पानी और ग्लास का संबंध है वही शीशे और ग्लास का नहीं है। ग्लास के संघटन में, ग्लास के निर्माण में शीशा उपयुक्त हुआ है तो यह शीशे का ग्लास है, लेकिन पानी ग्लास के अंदर है, यानी ग्लास पानी को धारण किए हुए पानी के लिए है। और ऐसे कर दें कि आपका ग्लास है, आपके लिए ग्लास है, यह भी हो सकता है इसका अर्थ, और आप इस ग्लास के स्वामी हैं, यह भी अर्थ हो सकता है। तो संदर्भ देख के हमें ये तय करना होता है, और इस तरह से शब्द ही नहीं वाक्य भी अनेकार्थी होते हैं। ये संदर्भ में व्याकरण विचार से निकलकर एक महत्वपूर्ण बात आती है। विस्मयादि बोधक का एक उदाहरण लें। विस्मयादि बोधक अव्यय जैसे हाय है। अब सामान्यतः ऐसे प्रयोग करें कि हाय उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय का है रूप। और यदि हम ऐसे कहें कि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है या गरीब की आह बहुत बुरी होती है, तो अब ये विस्मयादि बोधक प्रयोग नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा की स्थिति है, हाय या आह। इसी तरह से उपसर्ग की बात करें, अति महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है, यहाँ अति उपसर्ग है और वहाँ तो बुराई की अति हो गई। अति एक अतिरेक अवस्था का सूचक शब्द है, तो यहाँ निश्चित तौर पर वो विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण का जो फायदा है, जो लाभ है, वो एक पक्ष ये भी है कि हम व्याकरणिक नियमों के प्रति संवेदित होते हैं, और इससे क्या होता है कि हम व्याकरण को एक सूचना का विषय बना के नहीं छोड़ देते। हमारे लिए व्याकरण अनुभूति का विषय तब बन जाता है। जैसे हम एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन बनाने के बहुत सारे अभ्यास करते हैं, या लिंग परिवर्तन के अभ्यास करते हैं, तो उस संवेदना के तहत, भाषाई संवेदना के तहत हम और भी अभ्यास कर सकते हैं। कभी कभी हमारा शब्दों के गठन को लेकर उसकी सोच के प्रति एक दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जैसे पर्यावरण है शब्द, परि जोड़ आवरण। अब व्याकरण संदर्भ में पढ़ने से ये फायदा हुआ कि परि और आवरण को हमने समझ लिया, तो पर्यावरण शब्द का जो एक सूखा अर्थ हमें पकड़ा दिया जाता है, उससे कहीं गहरा अर्थ निकल के आता है परि आवरण। ये जो हमारा पृथ्वी का जीव जगत है, पृथ्वी के चारों ओर जो एक वातावरण है, चाहे उसमें जैव घटक हों, अजैव घटक हों, सब पर्यावरण में समाहित होते हैं। तो उस आवरण का बोध कराने का काम ये संदर्भ में व्याकरण शिक्षण कर रहा है। तो इस तरह से और भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। एक और बात हो सकती है कि हमारी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, वे हमारी जुबान पर बातचीत में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो प्रयास करके लाए जाते हैं बातचीत में, या लेखन में उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब उनकी सक्रियता कुछ और शब्दों की तुलना में कम होती है। जैसे आमतौर पर हम विश्वविद्यालय शब्द से परिचित हैं, जल शब्द से भी परिचित हैं, लेकिन हिंदी पट्टी का सामान्य हिंदी प्रयोग मैंने देखा है, उसमें ये शब्द हमारी जुबान पर नहीं रहते। हम जल की जगह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पानी हमारे सक्रिय शब्दकोश का हिस्सा है और जल अक्रिय शब्दकोश का हिस्सा है। थोड़ा जोर डाल के भाषा प्रयोग में उसे लाते हैं और लेखन में ज़्यादा लाते हैं। इसी तरह से हम विश्वविद्यालय शब्द जानते तो हैं, लेकिन हम ऐसा अपने दोस्तों से या किसी से नहीं बोलते कि मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। उसकी तुलना में एक उसका अंग्रेजी शब्द जो है हमारी जुबान पर चढ़ा रहता है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, ये न बोल के मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये बोला जाता है। तो कॉलेज सक्रिय शब्दकोश का हिस्सा रहा और महाविद्यालय अक्रिय शब्दकोश का। और कॉलेज ये न सोचना चाहिए कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज चारों प्रकार के शब्द हो सकते हैं। हिंदी की शब्द संपदा की दृष्टि से देखना चाहिए। हर भाषा दूसरी भाषा से कुछ
लेती या कुछ देती है उसे। तो इस खुले दृष्टिकोण से भाषा पर विचार हो सकता है, संकीर्ण दृष्टिकोण से तो हो नहीं सकता। सामाजिक रूप से संदर्भ में व्याकरण हमें किस प्रकार संवेदित करता है, इसको हम एक दो उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हिंदी में एक पुरुष नामक कोटि है, हिंदी क्या अन्य व्याकरणों में भी है, लिंग की कोटि है। तो पुरुष कोटि में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये संस्कृत का नामकरण है। हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष वह वे, मध्यम पुरुष तू तुम, और उत्तम पुरुष मैं हम। तो इससे भी कई बार सामाजिक स्तर पर आशयों का प्रकाशन होते देखा गया है। हिंदी में मध्यम पुरुष के लिए 3 तरह के प्रयोग होते हैं। एक आप को भी मध्यम पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब एक जगह तू है, एक जगह आप है, एक जगह तुम है। तो तू, तुम और आप, किसी के साथ इस तरह का प्रयोग हुआ, तू जा, चला जा। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता का जो ढांचा है समाज में, उसमें उसकी स्थिति कमज़ोर है, ये उससे निकल के बात आ रही है। और कमज़ोर क्या, बल्कि बहुत कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर सत्ता सोपान में होता है, उसके लिए ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। ये सामान्य एक व्याख्या है। कभी कभी आत्मीय प्रसंगों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक अर्थ सत्ता संरचना से जुड़ा हुआ ऐसा निकलता है। दूसरी बात यह है, तुम जाओ, इसमें बीच की स्थिति है, और आप जाइए, ये सबसे उत्कृष्ट स्थिति है। सत्ता संरचना में हमारे आदर का वो केंद्रीभूत है, आदर का पात्र है व्यक्ति। आप जाइए, ऐसा सम्मान के साथ बोला जाता है, और उसके लिए बहुवचन प्रयोग होता है। तू के साथ एक वचन, और तुम, तू का बहुवचन रूप है, तो बहुवचन तो होता है, लेकिन तू और आपके बीच में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थिति है। लिंग के साथ ये बात है कि हिंदी का जो लिंग की दृष्टि से व्याकरण जो शब्द या वाक्य प्रयोग का ढांचा देखते हैं, तो ऐसा लगता है, और ये बात लगभग सिद्ध है, कि पुरुष प्रभावी शब्द गठन और वाक्य गठन दिखलाई देता है हिंदी में। ये संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से निकल के आ सकता है। हिंदी में जैसे हम देखते हैं कि लड़का से लड़की की उत्पत्ति की जाती है, तो एक शब्द प्राथमिक ठहरता है और दूसरा शब्द द्वितीयक ठहरता है, क्योंकि उसमें प्रत्यय लगाया गया, स्त्री प्रत्यय जिसको कहते हैं। लड़का में ही लड़की, तो समाज की सत्ता संरचना का भी उत्पत्ति पर तो प्रभाव पड़ा ही है, इससे निकल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, जो रिश्ते पूर्व सिद्ध हैं वहाँ हमें उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए, जैसे मौसा और मौसी। अब इस ढांचे से प्रभावित होकर लड़का लड़की का जो अभ्यास कराया गया है किसी को, तो ये मौसा से मौसी की व्युत्पत्ति आसानी से कर सकता है। लेकिन सोचना चाहिए कि मौसी हमारे लिए पहले हैं, पूर्व सिद्ध हैं, उनमें आ लगा के मौसा बनाना ज़्यादा संगत है। तो ये संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से सूझ निकल के आती है कि लिंग को इस तरह से देखना चाहिए, और फिर विद्यार्थियों से ऐसा अभ्यास करवाना चाहिए जिससे लिंग और वचन आदि को लेके सामाजिक संवेदनशीलता का उनके अंदर विकास हो। उन्हें प्रश्नाकुल बनाया जाए कुछ अभ्यासों के जरिए। जैसे एक शब्द है हाथ और एक शब्द है बात, तो बात शब्द को हम देखते हैं कि बहुवचन में बातें बना लेते हैं, लेकिन हाथ शब्द का बहुवचन हाथे नहीं होता। तो इस तरह के उदाहरण के चक्कर में विद्यार्थियों को डाल के ये अभ्यास कराना चाहिए कि आखिर जब बात का बातें हुआ तो हाथ का हाथे क्यों नहीं हुआ। तो उन्हीं के अभ्यास से उन्हीं के भीतर ये चीज़ कौंधेगी कि दोनों में लिंग का अंतर है, इसीलिए रूप रचना अलग हो रही है। यानी लिंग का हिंदी की रूप रचना पर, हिंदी में शब्दों का जो परिवर्तन है और वाक्य का जो ढांचा है उस पर प्रभाव पड़ता है। इस तक उन्हें संवेदित करके ले जाना है, ये उद्देश्य है, इसके लिए ऐसे अभ्यास है। तो संदर्भ में व्याकरण शिक्षण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक महत्व के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हमने जोड़कर विषय को थोड़ा व्यापक बनाने का कार्य किया, और ये विषय बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जा सकता है। कुछ इस पर काम
मेरे द्वारा और हुआ है, यहाँ समय की सीमा के चलते पूरी बात नहीं रख रहा हूँ और ये संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से जुड़ी हुई दूसरी कड़ी को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, एक निवेदन के साथ कि इस तरह की चर्चा को आगे बढ़ाने में आप मददगार हों। कुछ मेरे पास टिप्पणियाँ भेजें, कुछ असहमतियाँ भेजें, चाहे वो किसी रूप में हो, जिससे कि उत्साहपूर्वक किसी और विषय पर या इसी विषय से निकली किसी शाखा प्रशाखा पर हम आगे बात करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।